जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के बारे में, संविधान के अमेंडमेंट के चैप्टर के बारे में, जो आपका लक्ष्मीकांत पॉलिटी के अंदर चैप्टर है। तो देखिए, हमने ये पीडीएफ जो है वो क्रिएट की हुई है और इसके बारे में मैं लास्ट में आपको जानकारी दूंगा। एक ऐसी चीज है जिससे कि आपकी ब्रेन पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, आप घंटों तक जो है वो पढ़ पाएंगे। तो ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। पहले मेन टॉपिक पर जो है वो चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक इंडेक्स जो है वो प्रिपेयर किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का, जिसमें ये पूरे टॉपिक्स और सब टॉपिक्स में आपके आज के सेशन में जो है वो कवर अप करवाने वाला हूं। इन पूरे टॉपिक्स की एक अच्छी जानकारी जो है वो आपको हो जाएगी इस पर्टिकुलर सेशन के दौरान। अब देखो क्या होता है कि ये हमने इसलिए ऐसा प्रिपेयर किया हुआ है हमारी पीडीएफ, जिससे कि आपको सबसे ज्यादा जो है वो बेनिफिट मिले। कैसे बेनिफिट मिले? फॉर एग्जांपल, अगर आपको मेंस में पूछ लिया जाए कि आप बताइए अलग अलग प्रोसीजर जो है वो अमेंडमेंट के क्या है, या प्रीलिम्स में आपसे सिंपल मेजोरिटी पूछ लिया, एकदम से आपको आंसर नहीं आ रहा है, तो आपको सिंपली हमारी पीडीएफ उठानी है और पीडीएफ उठाकर पेज नंबर 4 पे चले जाना है। आपको ये इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। राइट? तो इसलिए हमने आपके लिए चीजें आसान कर दी। अलग अलग प्रकार के अमेंडमेंट्स होते हैं, सिंपल मेजोरिटी होती है, स्पेशल मेजोरिटी होती है, स्पेशल मेजोरिटी और रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेट्स होता है। तो ये हमने पूरा आसान कर दिया आपके लिए। देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या होती है। हालांकि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से रिलेटेड हम प्रीवियस जो सीरीज हमारी चल रही है लक्ष्मीकांत पॉलिटी की, उसमें भी हम चीजें कवर अप कर चुके हैं ऑलरेडी। राइट? तो चलिए, बिना समय वेस्ट किए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये अमेंडमेंट जो है वो है क्या एग्जैक्टली exactly। तो आप बहुत ध्यान से जो है वो पूरी चीजों को सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। पूरी चीजें इस टॉपिक के अंदर आपकी बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर जो है वो हो जाएंगी। तो देखिए, हम बात करेंगे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान के संशोधन के बारे में। राइट? जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। तो देखो, जैसे जैसे समय जो है वो बीतता है तो नई नई चुनौतियां आती हैं, है ना। पुराने समय पर जो चीज मे बी शायद सोसाइटी जो है वो जिसको एक्सेप्ट करती होगी, वो मॉडर्न समय में उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। राइट? तो चेंजेस होते हैं सोसाइटी के अंदर, इसलिए तो हम लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, कि जिसमें हम चेंज कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बढ़िया चीज है कि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। क्यों लिविंग डॉक्यूमेंट है? क्योंकि इसमें संशोधन करने की शक्ति है, अमेंड करने की शक्ति है। राइट? तो हम समय समय पर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेट करते हैं सोसाइटी की डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन गाइस एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो आर्टिकल 368 के थ्रू अमेंड किया जाता है। तो ये आर्टिकल 368 जो है वो आपको बहुत अच्छे से जो है वो ध्यान में रखना है। आर्टिकल 368, इस आर्टिकल के तहत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है। राइट? और मोटिव क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल भी रखना है और रिजिड भी रखना है, ताकि उसकी बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बनी रहे। क्योंकि आप सभी लोग अभी तक समझ चुके होंगे, सीख चुके होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ा नहीं जा सकता, बाकी सभी चीजों को जो है वो अमेंड किया जा सकता है। तो आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, प्रोसीजर्स, टाइप्स और केस स्टडीज भी देखेंगे, और कुछ आलोचनाएं के बारे में भी बात करेंगे, जिससे कि आप अपना मेंस का एक अच्छा आंसर जो है वो बना सके। तो चलिए, आइए पहले हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए यूएसए और साउथ अफ्रीका मॉडल से इंस्पायर्ड है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट जो हुआ है वो किस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन से उठाकर इंस्पायर किया गया है, या फिर हम किससे इंस्पायर होकर ये संविधान को संशोधित करने की शक्ति जो है वो लेकर आए हैं? तो यूएसए और साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए संशोधन की पावर जो है वो हमने ग्रैप्स करी है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है कि संविधान के अंदर जो संशोधन की जो पावर है, अमेंडमेंट की पावर है, ये हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर ली है? तो आपको यूएसए और साउथ अफ्रीका जो है वो ध्यान में रखना है। राइट? अब देखो, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को इवॉल्व करना मेन ऑब्जेक्टिव होता है। क्यों करते हैं हम लोग संविधान का संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट? क्योंकि हमें देखना है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और बेटर बनाने हैं क्या। राइट? या फिर पुराने समय में जो लूप होल्स थे, राइट, कुछ ऐसी चीजें थी जिसके कारण से कुछ कम्युनिटी को शायद प्रॉब्लम्स हो रही हो, तो इसलिए हमने उसको संशोधित किया, है ना। जैसे आप देखते होंगे कि आ, हमारा संविधान जो है वो समय समय पर संशोधित जो है वो किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको और एडवांस बनाना है, मॉडर्न टाइम के हिसाब से जो है वो उसमें चेंजेस जो है वो किए जाते हैं जो सोसाइटी एक्सेप्ट करे। राइट? कि जिससे कि सबका भला हो। जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा, गलतियों को रेक्टिफाई करना, एरर्स को रेक्टिफाई करना, डेमोक्रेसी को मजबूत बनाना। तो ये सब पॉइंट्स आपको थोड़े से ध्यान में रखना है, जो आप मेंस में जो है वो लिख सकते हो। तो कौन से आर्टिकल में अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है वो लिखा हुआ है, फटाक से अभी के अभी कमेंट बॉक्स पे उस आर्टिकल का ना, मतलब पढ़ते पढ़ते ही टाइप जो है वो कर दो कि अभी मैंने आपको बताया ना कि किस आर्टिकल के तहत संविधान को संशोधित किया जाता है। पढ़ते पढ़ते ही बस आर्टिकल का नाम जो है वो लिख दो फटाक से। देखते हैं आपको कितना याद है। तो अभी आपके आंखों के सामने तो या ही गया होगा। और प्लीज मुझे बताना गाइस कि ये जो मेरा वीडियो आपको ऊपर जो है वो साइड में दिखाई दे रहा होगा, राइट? तो
ये स्टक तो नहीं हो रहा, यानी कि रुक रुक के तो नहीं चल रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि वीडियो जो है वो रुक रुक के जो है वो चलने लगता है। तो मुझे प्लीज बताना, क्योंकि मैं आपके सामने जो है वो दिख कर जो है वो जब आपको चीजें एक्सप्लेन जो है वो कर रहा हूँ। हालांकि पहले मेरा मन नहीं था, फिर मुझे कुछ लोगों ने जो है वो कमेंट किया, बोला कि सर आप दिखोगे तो ज्यादा जो है वो बेटर रहेगा, कनेक्टिविटी जो है वो डेवलप होगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, अब जैसा आप बोलेंगे उसी अकॉर्डिंग चीजें जो है वो होंगी ही। राइट, तो फटाक से लाइक का बटन भी सभी लोग जो है वो हिट करना, और चैनल को चेक कर लो आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लो। तो आप समझ गए। अब हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के बारे में। ठीक है, अब इस प्रोविजंस के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो एक सेकंड, फोन को साइलेंट कर ले भाई, पता नहीं कैसे आज। अच्छा हाँ, ठीक है। तो अमेंडमेंट प्रोसेस पार्लियामेंट के हाथ में है। कौन करेगा संविधान का संशोधन? ऑब्वियसली पार्लियामेंट। इसको याद रखने की आपको जरूरत ही नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में गाइस स्टेट लेजिस्लेचर के रेक्टिफिकेशन भी चाहिए। क्यों? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 पढ़ा है ना हमने। इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हमें राज्यों को भी साथ में रखकर चलना है। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही या सेंटर की तरफ से ही पूरी प्रक्रिया जो है वो की जाए, राज्यों का कोई रोल ही ना रहे। ऐसा नहीं है, राज्यों को भी ध्यान में रखना है। यही तो फेडरलिज्म है, यही तो संघवाद हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। समझ रहे हो? तो इसीलिए तो अमेंडमेंट की पावर्स किनके पास है? पार्लियामेंट के पास मेनली। बट कुछ केसेस में स्टेट लेजिस्लेचर्स के रेक्टिफिकेशन की भी आवश्यकता होती है। और कौन से केस? तो अभी तक आप पढ़ चुके हैं, इतनी तो आपको समझदारी हो गई होगी कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, कोई भी ऐसी चीज जो स्टेट की पावर को घटा रही हो या बढ़ा रही हो, तो उस समय स्टेट के रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। इस पर्टिकुलर चैनल पर, कमलाक्ष ऑफिशियल चैनल पर, मैंने एक वीडियो और जो है वो बनाया हुआ था, जिसमें मैंने आपको इन सब चीजों के बारे में और जानकारी दी थी। स्पेशल 500 जो यूपीएससी का जो हमारी सीरीज जो है वो चल रही है एक अलग से भी, तो उसमें मैंने पूरी जानकारी जो है वो दी थी। उसमें एक और वीडियो बनाया था जिसमें इसको बहुत अच्छे से भी अलग से एक्सप्लेन किया था। बट कोई दिक्कत नहीं है, लक्ष्मीकांत पॉलिटी की सीरीज चल रही है, इसमें आपको अभी लेक्चर के एंड तक पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या प्रोसीजर होता है, कैसे होता है। पूरी चीज आपको ध्यान में समझ में आ जाएगी। तो सुनो, अमेंडमेंट किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, किसी भी हाउस में अमेंडमेंट की प्रोसीजर इंट्रोड्यूस हो सकती है। ये क्लैरिटी रखना। दूसरा, प्रेसिडेंट का एसेंट जरूरी है। ऑब्वियस ही बात है कि नॉर्मल बिल बिना प्रेसिडेंट के एसेंट के जो है वो कानून बन ही नहीं पाता। तो ये तो संविधान को संशोधित करने की बात की जा रही है, तो जब तक ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपना एसेंट नहीं देंगे तब तक कोई भी पर्टिकुलर बिल जो है ना तो कानून बनेगा, ना कोई भी अमेंडमेंट जो है वो होगा। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट के एसेंट की आवश्यकता होती है। और पार्लियामेंट किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है, एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर किसी भी, मतलब उसको अमेंड जो है वो किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। राइट। फिर इसके अलावा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में लाया गया था। राइट, जीएसटी को इंट्रोड्यूस जो है वो किया था। ऐसे आपको अमेंडमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। अब एक साइड में पेन और पेपर में जो है वो लिख लो कि लेटेस्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अभी जो लेटेस्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स जो हुए हैं उसके बारे में आपको आज के आज जो है वो पढ़ना है। और नीचे, हालांकि ये करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर्स में जो है वो आ जाते हैं, बट आपका एक टास्क होगा कि आज आप लेटेस्ट 5 अमेंडमेंट्स जो हुए हैं उसके बारे में एक बार पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स पे कौन से अमेंडमेंट्स हैं लेटेस्ट 5, वो जो है वो आप लिख देंगे। सिर्फ अमेंडमेंट्स, और वो किससे रिलेटेड, एक शॉर्ट में। राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, सिंपल सा, जो मैंने भी आपको पढ़ाया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किस हाउस में पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा या दोनों? बताओ। अब प्रोसीजर्स के बारे में जो है वो हम चर्चा करें कि अलग अलग प्रोसीजर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये समझना आपको जरूरी है। बाकी जो ये टॉपिक मैं आपको पूरा समझा रहा हूं उसके बाद आप एक बार पीडीएफ को जो है वो रीड कर लेना, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। और आपको पीडीएफ जो है वो कहां पर मिलेगी? इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिएगा, तो आपको हम एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल से जो है वो जोड़ देंगे, जहां पर हम आपको पीडीएफ और स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं, जो हमने डिजाइन जो है वो किए हुए हैं स्पेशली आपके कंफर्ट के लिए। अब देखो, अलग अलग प्रोसीजर्स हम लोग को देखने को मिलता है। एक होती है सिंपल मेजोरिटी, होती है एक स्पेशल मेजोरिटी होती है, और एक स्पेशल मेजोरिटी और 50% स्टेट्स के रेक्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो आइए हम लोग जो है वो इसको जो है वो समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल मेजोरिटी के बारे में। तो आर्टिकल 368 का यूज नहीं होता सिंपल मेजोरिटी के अंदर। बट देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑब्वियस ही बात है कि आर्टिकल 368 के तहत ही पूरी चीज जो है वो संभव है। राइट।
बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आर्टिकल 368 के दायरे में नहीं आती। देखो हमने कितने अच्छे से उसको मेंशन कर दिया है। यानी कि ये सिंपल मेजोरिटी के थ्रू अगर अमेंडमेंट हो रहा है तो वो आर्टिकल 368 के दायरे में आएगा ही नहीं। राइट। जैसे कि अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं नए स्टेट्स को बनाना। ये मैं आपको स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं इसी सीरीज के, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं पूरी सीरीज। तो नए अगर किसी आपको नए राज्य को क्रिएट करना है, या उस राज्य की बाउंड्री को बढ़ाना है घटाना है, या दो राज्यों को एक राज्य में मिलाना है, या एक राज्य को जो है वो स्प्लिट करके अलग अलग राज्यों में बनाना है, तो उसके लिए सिंपल मेजोरिटी के थ्रू हो सकता है। या फिर एमपी की सैलरी को चेंज करना। राइट। तो ये सब चीजें, या किसी पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी के को बनाना या हटाना या बढ़ाना उसके एरिया को, तो ये सब चीजें आर्टिकल 368 के दायरे में नहीं आएंगी। सिंपल मेजोरिटी के थ्रू जैसे जनरली कोई बिल पास होता है ना, उसी तरह से जो है वो ये पास हो जाएगा। यानी कि हाउस के अंदर रखा मेजोरिटी, जो भी लोग प्रेजेंट और वोटिंग है, यानी कि हाउस के अंदर जितने लोग अभी बैठे हुए हैं और उन्होंने उनके 50% लोगों ने अगर एक्सेप्ट कर दिया तो वो बिल पास हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना आपको जरूरी है। प्रीलिम्स में जो है वो पूछा जा सकता है आर्टिकल 368 के दायरे में कौन सा अमेंडमेंट जो है वो नहीं आता। जैसे कि किसी स्टेट को बनाना, वो नहीं आता जो आर्टिकल 3 में क्लियरली लिखा हुआ है। एमपी की सैलरी से रिलेटेड वो नहीं आता। अब एक होता है स्पेशल मेजोरिटी। देखो होता क्या है, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ प्लस 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब जो टोटल हाउस की स्ट्रेंथ है, क्या मुझे बता सकते हो लोकसभा और राज्यसभा की स्ट्रेंथ कितनी है अभी के अभी? सिर्फ सुनते सुनते नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता दो कि लोकसभा के अंदर कितने मेंबर्स हैं टोटल स्ट्रेंथ, और राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, पहले पढ़ा चुका हूं। अब देखो, टोटल स्ट्रेंथ जितनी है उसका 50%, 50% लोग मेंबर्स है ना, तो उससे ज्यादा होने चाहिए, प्लस 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब उसके 2/3 मेंबर्स, यानी कि 50% से ज्यादा तो है टोटल स्ट्रेंथ का, प्लस जो बैठे हुए हैं उसके 2/3 मेंबर से ज्यादा प्रेजेंट होने चाहिए और वोट देने चाहिए। समझ रहे हो? तो ये स्पेशल मेजोरिटी यानी कि कॉम्प्लेक्स केसेस है। अब आप समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, एक चीज तो आपको क्लियर है, किसी पर्टिकुलर अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो सरकार जो है वो किनकी बनती है? जिनके मेजोरिटी ऑफ सीट्स होती हैं। भाई लोकसभा के अंदर जिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज या कोलिशन गठबंधन सरकार की ज्यादा सीटें हैं, राइट, तो उनकी सरकार बन जाती है। ये बात तो सभी को क्लियर है, एनसीईआरटी में भी पढ़ी होगी आपने, हमने पॉलिटी की एनसीईआरटी भी पूरी कवर कर रखी है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है ना। ये क्लियर है सभी को बहुत अच्छे से कि सरकार किसकी बनेगी? जिसकी मेजोरिटी सीट्स है हाउस के अंदर, है ना। अब बात समझना, यहां पर स्पेशल मेजोरिटी का ये प्रोविजन रखा क्यों गया है कि जो मेजोरिटी है वो भी पर्टिकुलर उस संशोधन को एक्सेप्ट करे, और जो मेजोरिटी में नहीं है यानी कि जिनकी सरकार नहीं है, जो अपोजिशन है, वो भी सहमति दें किसी ऐसे मुद्दे को जो ओवरऑल कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल जो बहुत जरूरी है। राइट। तो ऐसे केसेस के लिए स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। अगर अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता किस केस में पड़ती है, तो ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस होते हैं जिसमें यह ध्यान में रखा जाए कि सिर्फ मेजोरिटी में जो सरकार है वही अपना डिसीजन ना ले, बल्कि जो मेजोरिटी में नहीं है, जो अपोजिशन में भी है, उनमें से भी कुछ लोग जो है वो सहमति दें। राइट। जैसे कि ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जो होते हैं वो स्पेशल मेजोरिटी के लिए जो है वो लिए जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बात समझे आप? तो अब स्पेशल मेजोरिटी मतलब ये आपको बस ये फिगर ध्यान में रखना है, 50% टोटल स्ट्रेंथ हाउस का प्लस 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। राइट। और स्पेशल केसेस में अब क्या होता है कि जिन केसेस में राज्यों, स्टेट्स गवर्नमेंट की पावर को इंक्रीज किया जा रहा है या डिक्रीज किया जा रहा है, तो उस केस में 50% स्टेट गवर्नमेंट की सहमति की आवश्यकता होती है। तो जब अमेंडमेंट फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करे, एग्जांपल प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वो फेडरल स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर सकता है। यूनियन और स्टेट्स की पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके शेड्यूल 7 के अंदर है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें अगर कोई चेंजेस आ रहे हो, या राज्यसभा के स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन, यानी कि राज्यों में से राज्यसभा के पास कितने मेंबर जो है वो जाएंगे, तो इसमें अगर कोई हम चेंजेस जो है वो कर रहे हैं, तो उस केस में जो है वो 50% स्टेट्स की भी सहमति की आवश्यकता पड़ती है।
बस इतनी चीजें बस आपको ध्यान में रखनी, हो गया अमेंडमेंट। और क्या है इस पर्टिकुलर पूरे टॉपिक में, है ना? तो मैंने आपको जो है बता ही दिया, बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर पूरी चीज। अब आओ केस स्टडी थोड़ा सा समझाता हूं। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल को मजबूत किया गया और फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया गया। पता है आपको, ये जो एक अमेंडमेंट आया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसने पावर ज्यादा दे दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को और फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर दिया, और इंडिया को जो है वो डिक्लेयर किया सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक। फिर 40 इसके जस्ट 2 साल बाद 44th अमेंडमेंट आता है, जिसने 42nd अमेंडमेंट के उसको रिवर्स कर दिया, और मतलब जो अमेंडमेंट को जो है वो रिवर्स किया कि नहीं। क्यों ये क्यों हुआ? क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में जो है वो लड़ाई बहुत शुरू हो गई थी। तो और सुप्रीम कोर्ट का कहना यही है कि भाई आपको जो है वो फंडामेंटल राइट्स को मजबूत जो है वो रखना है। और फिर उसी के बाद से हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन्स का जो है वो इवोल्यूशन होना शुरू हुआ, क्योंकि कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को जो है वो छेड़ नहीं सकती, जो भी चीज बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में आएंगे उसको छेड़ नहीं सकती, क्योंकि धीरे धीरे करके चीजें सीखी जा रही है ना। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को कंट्रोल में रखना है। अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पावरफुल जो है वो हो जाएगी तो क्या होगा? तो ऑथोरिटेरियन रूल जो है वो शुरू हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तो हम चाहते हैं कि सबके हित की जो है वो पूर्ति हो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये चीज। फिर 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अंदर जीएसटी जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें हाफ ऑफ द स्टेट्स के रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी। बस और कुछ नहीं है इसके अंदर, बस यही था गाइस। तो क्वेश्चन एक सिंपल सा बताओ कि कौन सी अमेंडमेंट ने सोशलिस्ट और सेक्युलर रिपब्लिक जो है वो डिक्लेयर किया था? ये वर्ड्स जो है वो शामिल किए गए थे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ? ये लास्ट लेक्चर में मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। ठीक है, अब देखो अलग अलग प्रकार के अमेंडमेंट्स होते हैं। सिंपल मेजोरिटी आप समझ ही चुके हो, नई स्टेट्स को क्रिएट करना, फिर से ये टॉपिक रिपीट हो गया, राइट? स्पेशल मेजोरिटी और रेक्टिफिकेशन, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेट। तो ये पूरी चीज आप समझ चुके हो, उसके एग्जांपल्स के साथ हमने पीडीएफ में जो है वो ये चीज आपके लिए दे दी है। अब देखो, इस अमेंडमेंट प्रोसीजर को काफी क्रिटिसाइज भी किया जाता है, राइट? जैसे कि रिजिडिटी वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी। आपसे पूछा जा सकता है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूके कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मॉडल को डिस्क्राइब करो। तो देखो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही रिजिड है, इसलिए सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हुए हैं, राइट? मतलब बहुत लिमिटेड अमेंडमेंट्स उसमें हम लोग को देखने को मिले। आपको ये एग्जैक्टली नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं, तो आपको ध्यान में रखना है यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन काफी रिजिड है, यानी कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते आसानी से। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फ्लेक्सिबल है, पार्लियामेंट जो है वो सिंपल कानून पास करके उनके कॉन्स्टिट्यूशन को यूके के अमेंड कर सकती है। बट इंडिया में मिक्स है, इंडिया में रिजिड भी है जैसे बेसिक स्ट्रक्चर, राइट, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, और फ्लेक्सिबल भी है जिसमें आप चीजों को चेंज कर सकते हो। तो क्या इंडिया का अमेंडमेंट प्रोसेस यूएसए से ज्यादा फ्लेक्सिबल है? सिंपली बताओ, क्या इंडिया का, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि अमेंडमेंट प्रोसेस यूएसए से ज्यादा फ्लेक्सिबल है, यस। हमने देखा ना यूएसए का बहुत रिजिड है। फिर ऐसी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जिसको आपको आपका केशव नंदा भारती केस जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, राइट? 1973 का केस था, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे कुछ भी चीज चेंज हो जाए, बट बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट, पॉलिटिकल डायनेमिक्स। मेजोरिटी गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए अमेंडमेंट जो है वो ला सकती है, ये क्रिटिसाइज किया जाता है, आलोचनाएं की जाती है कि भाई ये गलत भी हो सकता है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट देख लो आप, इंदिरा गांधी के इमरजेंसी पीरियड में हुआ था, राइट? तो ऐसा ना हो इसलिए तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो लेकर आई। ठीक है, फिर कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन काफी फ्लेक्सिबल है, यूएस का रिजिड है। और साउथ अफ्रीका के अंदर मिक्स हम लोग को पार्लियामेंट्री अप्रूवल और पब्लिक पार्टिसिपेशन, जिसको हम लोग जो है वो रेफरेंडम के नाम से भी जानते हैं, कि पब्लिक को जो है वो कहा जाता है कि आप जो है वो डिसीजन लो अपने लिए वोट डालकर। तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। तो हमने देखा गाइस आज इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, और कैसे बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है। अब प्रीलिम्स में आर्टिकल 368 टाइप्स ऑफ मेजोरिटी ध्यान में रखना है। कौन सी टाइप्स है नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख करता हूँ, 3 टाइप्स मेजोरिटी के, सॉरी अमेंडमेंट के। कमेंट बॉक्स पे अभी के भी लिखो, बात करते करते ही, यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तभी लिख दो 3 टाइप्स फटाफट। और कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट से रिलेटेड जो अभी लेटेस्ट हुए ना 5 एक अमेंडमेंट, तो वो थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखना। ठीक है, और मेंस में एनालिसिस करने के लिए पूछा जा सकता है, क्रिटिसिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, राइट? ठीक है, बस ये था इस पूरा वाला टॉपिक, और इसकी ये पीडीएफ है, और बाकी बस ये इतना ही जो है वो आपको पढ़ना है जितना मैंने आपको बताया अमेंडमेंट के अंदर। और बाकी
जो भी स्टूडेंट्स गाइस आप चाहते हो कि घंटों तक पढ़ना, क्योंकि अगर आप पढ़ते समय ये फेस करते होगे कि आपका कंसंट्रेशन हट रहा है, राइट? तो आप अगर बिना कंसंट्रेशन हटाए घंटों तक पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए ब्रेन पावर कैप्सूल है हमारे पास, जो अमेरिका से इंपोर्ट हुई है। इसके कोई भी प्रकार के साइड इफेक्ट्स नहीं है, राइट? ये आपकी मेमोरी और को मजबूत करेगी, लंबे समय तक आप चीजें याद रख पाओगे, और इसका रिजल्ट आपको 15 दिन के अंदर मिलेगा। मेरे कहने पर एक बार इसको लेकर देखो, क्योंकि बहुत पावरफुल है। इसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 9 जो है वो मिक्सड है। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग जो है वो तैयारी तो करते हैं, बट ब्रेन को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो नहीं प्रोवाइड कराते हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको सिर्फ पढ़ाऊं नहीं, आपको वो चीजें भी प्रोवाइड कराऊं जो जरूरी होती है प्रिपरेशन के जो है वो दौरान। आप खुद देखना, ओमेगा 3 ओमेगा 9 की एक बार बेनिफिट देखो जो है वो जाकर। और मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट इनसे रिलेटेड मिल जाएंगे, बट काफी सारे प्रोडक्ट जो है वो काउंटरफीटेड है, फेक प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके चक्कर में मत पड़ना। यहाँ पर एक कंपनी है जिसने बहुत अच्छी तरीके से जो है वो इसको मैनेज किया है। मैं इस कंपनी को ट्रस्ट करता हूँ। तो और मैं अगर आपको कोई चीज बताऊंगा तो वो गलत जो है वो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये टेस्टेड है। और ये वही कंपनी है गाइस जिसने मेरी एंकल लूजिंग स्पॉन्डिलिटिस की प्रॉब्लम भी सही करी थी। तो उनके प्रोडक्ट से मैं ठीक भी हुआ था, और उसके बाद अब मैंने फिर बाद में उनका ये वाला प्रोडक्ट जो है वो लिया। तो इससे भी मुझे भी बेनिफिट मिला, मेरे आसपास के लोगों को भी बेनिफिट मिला। तो एक बार आप लीजिए। इसमें 60 कैप्सूल जो है वो आती है, अप्रोक्सीमेटली 3,000 का इसका डब्बा जो है वो आएगा, जिसमें 60 कैप्सूल्स होंगी। डेली दिन में 2 लीजिए, और 2 महीने तक डेली 2 खाइए। फिर उसके बाद भले ही महीने की एक एक कैप्सूल जो है वो लेना शुरू कर दीजिए, जो आपकी 2 महीने चलेगी। तो बढ़िया रहेगा, ये आप करो। स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड, गिव योर ब्रेन द बूस्ट दैट इट नीड्स। हम सब कुछ तो कर लेते हैं, बट ब्रेन को जो न्यूट्रिएंट चाहिए उस पर फोकस ही नहीं करते हैं। चलो एनीवेज, ये बताना था मुझे आपको। और जिसको भी चाहिए आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट करके ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हैं, और आपके घर तक जो है वो ये डिलीवर जो है वो हो जाएगा। और इसका जो भी एग्जैक्ट प्राइस जो है वो चल रहा होगा, तो वो मैं आपको जो है वो बता दूंगा। चलिए अब मैं साइन ऑफ करता हूँ। होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय श्री महाकाल।